So very good morning, students. Today is 29/5/2020, and we will discuss about the principle of operation and the operating methods and parameters of the direction control valve. In my previous lecture, we have already discussed about the direction control valve classification according to the construction based. And in this class, we have to just focus, or we have just considered what are the parameters taken or what are the operating methods is used in direction control valve. And in my next class, we will discuss about the 2 by 2, 3 by 2, 4 by 2, and 4 by 3 and 5 by 2, 3 direction control valve. And after that, we will proceed our next topic in this chapter. Okay. So at first, principle of operation. Principle of operation. प्रिंसिपल ऑपरेशन क्या है कि स्पूल टाइप ऑफ वाल्व में स्पूल वाल्व क्या करता है, स्लाइड करता है। मैंने जैसे कल दिखाया था कि ये अगर मेरा एक केसिंग है, तो उस केसिंग में एक पिस्टन टाइप का रहता है। यहाँ पे इस तरीके के पिस्टन टाइप का रहता है, दोनों इस तरीके से कनेक्ट रहता है, और यहाँ पे एक पोर्ट रहता है, यहाँ पे एक पोर्ट रहता है, यहाँ पे एक पोर्ट रहता है, और ये एक स्प्रिंग के द्वारा कनेक्ट हुआ रहता है। ठीक है, ये मेरा बेसिकली एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है उसका एक स्कीमेटिक डायग्राम है। ठीक, जो मैं कल पिछला क्लास में मैं ऑलरेडी ड्रॉ करके दिखाया था। तो क्या होता है कि स्पूल वाल्व के टाइम पे ये जो स्पूल है ये बहुत अच्छे से इस केसिंग के अंदर स्लाइड करता है। पॉपेट वाल्व में, सीट पॉपेट वाल्व में क्या होता है, जो पॉपेट होता है वो बहुत अच्छे तरीके से सीट के अंदर, सीट में, जैसे पिछला दिन हम लोग देखे थे ना इस तरीके का कुछ पॉपेट वाल्व, राइट। तो ये जो पॉपेट होता है, ये पॉपेट, ये जो गैप, ये गैप के अंदर बहुत अच्छे से सीट हो जाता है, आई मीन बहुत अच्छे से बैठ जाता है। तो स्पूल कंट्रोल में बी इफेक्टेड बाय अ स्प्रिंग। ये जो स्पूल का कंट्रोल है ये मे बी इफेक्टेड बाय अ स्प्रिंग। स्प्रिंग के द्वारा इफेक्टेड हो सकता है, या तो कोई मैकेनिकल सिस्टम के द्वारा इफेक्टेड हो सकता है, हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा इफेक्टेड हो सकता है, न्यूमेटिक सिस्टम के द्वारा इफेक्टेड हो सकता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के द्वारा इफेक्ट हो सकता है। तो ये सारा चीज को ध्यान पे रखते हुए हम लोग को प्रिंसिपल ऑपरेशन में कुछ पैरामीटर्स को कंसीडर किया जाता है जब वाल्व को डिजाइन करते हैं। तो वाल्व डिजाइन का जो पैरामीटर्स है, जो पैरामीटर को हम लोग हमेशा कंसीडर करते हैं, उसका पहला वन है प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स, मान लो हम लोग एक डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को डिजाइन करने के टाइम पे हम लोग को कुछ कुछ चीज के ऊपर, कुछ पैरामीटर्स के ऊपर हम लोग को कंसीडर करना पड़ता है, जिसका पहला पॉइंट है प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स क्या है कि अगर मैं डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में जो हम लोग कोई भी चीज यूज करते हैं, भले न्यूमेटिक यूज कर रहे हैं, ऑयल या हाइड्रोलिक यूज कर रहे हैं, या मैकेनिकली उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसमें कितना प्रेशर फोर्स मेरा उस वाल्व के अंदर एक्टिंग होगा वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर यहाँ पे ये जो मेरा पिस्टन शेप है, और यहाँ पे जो ये मेरा सिलेंडर है बेसिकली, तो ये सॉरी, यहाँ पे अगर 50 बार प्रेशर काम करता है, तो ये आई मीन ये उसको कंजम्पशन कर सकता है, इस 50 बार प्रेशर में ये काम कर सकता है। लेकिन अगर इसमें हम लोग 500 बार अप्लाई कर देंगे तो ये तो ऑब्वियसली टूट सकता है, या तो मेरा यहाँ पे स्प्रिंग डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, यहाँ पे ये जो पिस्टन है ये पिस्टन सही ढंग से काम नहीं कर सकता है, या तो क्रैक आ सकता है, टूट सकता है। तो कोई भी हम लोग डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को डिजाइन करने के टाइम पे हम लोग को हमेशा पहला प्रेशर फोर्स को जानना बहुत जरूरी है कि कितना प्रेशर फोर्स ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में काम करेगा, राइट। सेकेंड इज वाल्व साइज। सेकेंड इज वाल्व साइज। मैं पहले ही बताया था कि ये जो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व से जो मेरा फ्लूइड रहता है, ये मेरा ए है, ये मेरा पी है, प्रेशर पोर्ट है, ये मेरा टी फॉर हाइड्रोलिक्स, आर फॉर न्यूमेटिक्स, राइट। तो ये ए जो है ये मेरा कनेक्टेड पोर्ट किसके साथ है, ये मेरा कनेक्टेड पोर्ट एक्चुएटर के साथ है। जो एक्चुएटर में एक लोड लगा हुआ रहता है, वो लोड स्लाइड करता है, राइट, अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोलिक एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूमेटिक। यहाँ पे जब आके स्टोर होगा, ये प्रेशर क्रिएट करेगा, तो एक्चुएटर में सिग्नल आएगा, और डीसीवी डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व से सिग्नल आता है, और वो एक्चुएटर मोशन प्रोड्यूस करता है। क्या मोशन प्रोड्यूस करता है? मे बी स्लाइडिंग, मे बी रोटरी मोशन प्रोड्यूस करता है। तो वाल्व साइज बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि मे बी ये एक्चुएटर में
जो मेरा लोड है, ये लोड का वजन है लेट इट 1000 केजी, राइट। और डीसीबी जो वाल्व है, उस वाल्व से मुझे एक्चुअल पोर्ट्स के थ्रू से जो मेरा फ्लूइड आ रहा है, दैट फ्लूइड इज नॉट सफिशिएंट टू स्लाइड दिस लोड 1000 केजी। तो इसमें इस एरिया में ज्यादा फ्लूइड आने के लिए ए पोर्ट से ज्यादा फ्लूइड आना चाहिए, क्योंकि इस एरिया में फ्लूइड कहां से आता है, ए पोर्ट से आता है। तो ये एरिया में, एक्चुएटर का ये एरिया में अगर मुझे ज्यादा फ्लूइड को या ज्यादा एयर को अगर मुझे स्टोर करना है, एक्चुएटर को सिग्नल देने के लिए कि एक्चुएटर का यहाँ पे जो लोड का जो मूवमेंट होगा, अप एंड डाउन जो मूवमेंट होगा, इसको करने के लिए जितना मेरा वजन ज्यादा होगा, उतना मुझे ऑब्वियसली उससे उतना मुझे यहाँ पे फ्लूइड का जरूरत पड़ेगा। ए पोर्ट से मुझे फ्लूइड को यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ए पोर्ट में अगर फ्लूइड ज्यादा चाहिए, ए पोर्ट से डिस्चार्ज हुआ फ्लूइड अगर मुझे ज्यादा चाहिए, तो ऑब्वियसली वाल्व का जो साइज है, वो वाल्व का साइज मुझे बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा साइज का बनाना पड़ेगा। तो हम लोग को हमेशा वाल्व साइज के ऊपर भी डिपेंड करना पड़ता है कि फॉर द डिजाइनिंग ऑफ अ वाल्व। थर्ड वन इज valve body and sleeve and their rigidity, valve body and sleeve and their rigidity, valve body and sleeve and their rigidity। valve body मतलब ये जो वाल्व का जो कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन, ये बॉडी का कंस्ट्रक्शन किस चीज से बना हुआ रहता है, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग दिस वाल्व बॉडी, राइट। तो ये चीज में हम लोगों को, ये जो पैरामीटर्स में हम लोगों को कंसंट्रेशन देना पड़ता है। स्लीव एंड देयर रिजिडिटी, स्लीव मींस जो यहाँ पे ये पिस्टन इस वाल्व बॉडी के अंदर सही ढंग से बैठ गया है, वो डिजाइन में सही ढंग से बैठ गया है। तो ये जो इसका स्लीव्स है, इसका जो अंदर वाला पार्ट्स है, एंड उसका रिजिडिटी कितना है, क्योंकि ये पिस्टन जब मोशन मूवमेंट करेगा, या मान लो यहाँ पे पुश टाइप बटन दिया हुआ है, ये पुश को जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली इसको, ये मेरा इस साइड इस डायरेक्शन में जाएगा। जब पुश को और क्लिक करके बाहर की तरफ फेंकेंगे तो ऑब्वियसली मेरा ये पिस्टन इस साइड में जाना चाहिए। तो ये जो मूवमेंट के टाइम पे जो मेरा फ्रिक्शन जनरेट होता है, वो फ्रिक्शन की वजह से वाल्व का बॉडी में कोई अफेक्शन ना आए, कोई अफेक्टेड वाल्व का बॉडी का कोई अफेक्टेड ना हो, इसके लिए हम लोग को ये चीज में भी ध्यान देना पड़ता है, वाल्व बॉडी एंड स्लीव एंड देयर रिजिडिटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स मतलब तुम लोगों को बहुत, देखो हर एक चीज को अगर ध्यान दोगे, कोई भी मशीन के अंदर कोई अगर प्रोसेस, मशीनिंग सिस्टम प्रोसेस अगर वहां पे बन रहा है, तो ऑब्वियसली वहां पे मेरा फ्रिक्शन भी जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर पिस्टन मेरा अप एंड डाउन, ये सॉरी स्लाइडिंग मोशन में मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ इसके साथ इस सरफेस का, इसके साथ इस सरफेस का, इस पॉइंट के साथ इस सरफेस का, इस पॉइंट के साथ इस सरफेस का एक फ्रिक्शन जनरेट होता है। वो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हो सकता है, और वो हीट की वजह से ऑयल में आग भी लग सकता है। तो इस सब चीज को कम करने के लिए ये जो फेनोमेनन है, ये फ्रिक्शन का जो फेनोमेनन, फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारा लॉसेस होता है। ऑयल के अंदर जो एनर्जी हो रहता है, वो एनर्जी लॉस होता है। तो वो लॉस हो जाने के बाद जो काम के लिए मुझे एक्चुअली एक्चुएटर में मुझे फ्लूइड को भेजना चाहिए, वो फ्लूइड उतना एनर्जी लेके यहाँ पे नहीं जा पाता है ड्यू टू द लॉस, ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन फोर्स की तरफ भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा जब मेरा वाल्व का डिजाइन किया जा रहा है। वाल्व का डिजाइन, वाल्व का कौन सा मटेरियल को हम लोग यूज कर रहे हैं, वाल्व का मटेरियल यूज करने के टाइम पे वो मटेरियल मेरा कितना फ्रिक्शन वाला फोर्स को कितना कंजम्पशन कर सकता है, कितना वाल्व का मटेरियल के ऊपर कितना इंपैक्ट हो सकता है, मैक्सिमम इंपैक्ट कितना हो सकता है, व्हाट आर द स्ट्रेस ऑफ व्हाट आर द मैक्सिमम स्ट्रेस कैन विथस्टैंड बाय द वाल्व मटेरियल। तो ये सारा चीज के ऊपर हम लोगों को कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स एक और एक पैरामीटर है जिसको वाल्व डिजाइन करने के टाइम पे जिस पे ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है मटेरियल ऑफ इंटरनल पार्ट्स, मटेरियल ऑफ इंटरनल पार्ट्स। मटेरियल ऑफ इंटरनल पार्ट्स, इंटरनल पार्ट्स, वाल्व का जो इंटरनल में जो पिस्टन रहता है, वो पिस्टन कौन सा मटेरियल का तैयार होना चाहिए, वो जो स्प्रिंग यूज होता है, ये स्प्रिंग कौन सा मटेरियल का तैयार होना चाहिए, ये सारा चीज के ऊपर हम लोगों को वाल्व डिजाइन करने के टाइम पे ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, वाल्व फिटिंग एंड परमिसिबल क्लियरेंस। वाल्व फिटिंग and permissible
परमिसिबल क्लियरेंस, वाल्व फिटिंग एंड परमिसिबल क्लियरेंस। इसका इसमें क्या है कि मान लो ये जो मेरा पिस्टन इस वाल्व के अंदर में केसिंग के अंदर में मेरा फिट हुआ है, राइट, तो ये फिटिंग में कितना क्लियरेंस दिया गया है, क्योंकि अगर एकदम क्लियरेंस नहीं देंगे तो फिर ये हर बार स्लाइडिंग करने के टाइम पे इसके साथ इसका इस एरिया के साथ इस एरिया का एक फ्रिक्शन होगा, और वो फ्रिक्शन का हीट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो फ्रिक्शन का हीट बहुत ज्यादा हो सकता है, हीट टेम्परेचर बढ़ा दे सकता है। दूसरा बात है इसकी वजह से ये बार बार जो फ्रिक्शन होने की वजह से ये जो पिस्टन का जो मटेरियल है वो मटेरियल में वो मटेरियल में कोरोजन आ सकता है। वो मटेरियल अगर कोरोजन आ जाएगा तो ये जो डीसीबी जो एक्चुअल सिग्नल भेजता है एक्चुएटर में, वो सिग्नल में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सारा चीज के ऊपर ध्यान देने के लिए हम लोग को वाल्व फिटिंग एंड परमिसिबल क्लियरेंस, एक क्लियरेंस देना चाहिए दैट मे बी इट्स लाइक अ टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं कि हम लोग अगर कोई शाफ्ट का होल का अगर मैचिंग करवाते हैं, ये अगर मेरा होल है और यहाँ पे अगर मेरा एक शाफ्ट का अगर मैं मैचिंग करता हूँ तो मैं की के द्वारा वहां पे की रखता हूँ शाफ्ट में, जिसको हम लोग शाफ्ट की बोलते हैं। वो की के द्वारा हम लोग वो टॉलरेंस को मेंटेन करते हैं शाफ्ट और होल का मैचिंग करने के लिए। तो हम लोग को यहाँ पे जो पिस्टन हम लोग यूज कर रहे हैं वाल्व बॉडी के अंदर, वो वाल्व बॉडी के अंदर पिस्टन को यूज करने के टाइम पे वाल्व फिटिंग एंड परमिसिबल क्लियरेंस, एक एप्रोक्सीमेट क्लियरेंस हम लोगों को देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो ये फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये 6 पॉइंट को ऊपर कंसीडरेशन करना पड़ता है वाल्व का डिजाइन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सीलिंग अरेंजमेंट। सीलिंग अरेंजमेंट, सीलिंग अरेंजमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीलिंग अरेंजमेंट? देखो मैंने कल का लेक्चर में मैंने एक चीज बताया था कि मेरा स्पूल बल्ब में ज्यादातर मेरा लीकेज का प्रोबेबिलिटी या फेनोमेना रहता है, क्योंकि स्पूल बल्ब में जब ये स्पूल के साथ जब पी से लेकर ए की तरफ या टी से लेकर ए की तरफ जब मेरा फ्लूइड पास करता है तो हमेशा ये फुल्ली पैकेज सील्ड नहीं रहता है। मान लो पी से लेकर ए ब्लॉक है और टी से लेकर ए फ्लूइड तक जा रहा है, मतलब इस तरीके से टी से ए जा रहा है और ये पी से लेकर ए मेरा अभी ब्लॉक है। तो इस कंडीशन में ये हमेशा एक परफेक्ट सीलिंग यहाँ पे नहीं क्रिएट कर पाता है, जिसकी वजह से सम अमाउंट ऑफ लीकेज होता है। तो वो लीकेज को हम लोग कम करना पड़ता है, क्योंकि लीकेज होगा, दैट इज possible where we are using some fluid that there should be some leakage, but लीकेज को हम लोग कम करने के लिए ये जो सीलिंग अरेंजमेंट है, ये पिस्टन के साथ ये केसिंग का जो सीलिंग अरेंजमेंट है, ये सीलिंग अरेंजमेंट को हम लोग को कंसीडर करना पड़ता है वाल्व का डिजाइन करने के लिए। ये सीलिंग अरेंजमेंट को हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर सीलिंग अरेंजमेंट मेरा स्ट्रांग नहीं होगा तो जहां पे मेरा 4% लीकेज हो रहा था वहां पे मेरा मे बी 30% लीकेज हो जाएगा, और जो मेरा एक्चुअल एफिशिएंसी मुझे होना चाहिए था डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का, वो एफिशिएंसी मैं गेन नहीं कर पाऊंगा। तो सीलिंग अरेंजमेंट को अगर हम लोग सही ढंग से ध्यान दें और सीलिंग अरेंजमेंट के ऊपर अगर हम लोग काम करेंगे तो मे बी जहां पे 4% लीकेज हो रहा था मे बी वहां पे वो 1% या 2% तक लीकेज हो सकता है, और जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी में भी मैक्सिमम 0.101% उसमें इफेक्ट आएगा। जो एक्चुअल जो एफिशिएंसी अगर जो ज्यादा घट जाना चाहिए था लीकेज के लिए उतना नहीं घटता है, बट जो चीज जो सिग्नल मुझे ये लोड को अप डाउन करने के लिए चाहिए था वो सिग्नल यहाँ से ये डीसीबी दे सकता है, और लीकेज को अगर जितना मैं लीकेज को कम करूंगा उतना डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का एफिशिएंसी बढ़ जाता है, राइट। सो नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट वन इज लीकेज एंड रिजल्ट प्रेशर ड्रॉप। लीकेज एंड रिजल्ट प्रेशर ड्रॉप। सो लीकेज एंड रिजल्ट इन प्रेशर ड्रॉप, देखो हर एक चीज हर एक पॉइंट के साथ अटैच्ड है। अगर मैं प्रेशर फोर्स की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, अमाउंट ऑफ प्रेशर अगर हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे तो मैं वाल्व साइज कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वाल्व का साइज के ऊपर प्रेशर डिपेंड करता है, बिकॉज़ what we know that force is equal to pressure into area, and what is pressure is equal to force per area। okay, तो pressure is equal to force per area, pressure force को जानने के लिए मुझे ये एरिया जानना बहुत जरूरी है, और ये एरिया मुझे कहां से जान पाऊंगा, मैं वाल्व साइज से जान पाऊंगा। वाल्व बॉडी एंड स्लीप ऑन देयर रिजिडिटी, ये जो रिजिडिटी पार्ट है, ये रिजिडिटी मैं कहां से जान पाऊंगा, ये रिजिडिटी मैं जान पाऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, स्ट्रेंथ ऑफ द वाल्व मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ द वाल्व मटेरियल से मैं जान पाऊंगा। ये स्ट्रेंथ जानने के लिए मुझे क्या जानना पड़ेगा, स्ट्रेंथ जानने के लिए मुझे स्ट्रेस स्ट्रेन जानना पड़ेगा, राइट। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जानना पड़ेगा। स्ट्रेस स्ट्रेन जानने के लिए मुझे वही
प्रेशर जानना पड़ेगा, फोर्स जानना पड़ेगा, एरिया जानना पड़ेगा। तो ये भी मेरा इस 2 पॉइंट के साथ मेरा लिंक अप है। नेक्स्ट फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स जानने के लिए हम लोग क्या जानना पड़ता है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एचएफ, एचएफ इज इक्वल टू 4FL v² बाय 2 into d into g। ये मैं फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग पढ़े थे 4th सेमेस्टर में। ये डार्सीज बेसबैक का फार्मूला है कि कोई भी अगर फ्लूइड जब कोई पाइप के अंदर से पास करता है या कोई भी सिस्टम के अंदर से पास करता है, ड्यू टू द रफ इंटरनल सर्कमफरेंशियल एरिया, वहां पे एक फ्रिक्शन लॉस होता है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स को जाना, फ्रिक्शन फोर्स के लिए मुझे 4FL v², देखो 2 into d, d मतलब मुझे एरिया जानना ऑब्वियसली जरूरी है। अगर एरिया में जान पाऊंगा तो मुझे यहाँ पे d जान पाऊंगा और मैं फ्रिक्शन में यहाँ पे क्रिएट कर पास निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट मटेरियल ऑफ इंटरनल पार्ट्स, इंटरनल पार्ट्स मतलब केसिंग के अंदर जो मेरा यहाँ पे शाफ्ट सिस्टम रहता है, वो शाफ्ट सिस्टम कौन सा मटेरियल से तैयार होने से बहुत अच्छा है, इसके लिए हम लोग को डिजाइन ऑफ मशीन डॉम, जो अभी तुम लोग 6th सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, वो चीज के साथ हम लोगों को नॉलेज गेन करना, उस चीज के ऊपर हम लोगों को नॉलेज रखना चाहिए। नेक्स्ट वाल्व फिटिंग एंड परमिसिबल टॉलरेंस, वाल्व फिटिंग एंड परमिसिबल क्लियरेंस के लिए हम लोगों को एमक्यूसी मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये जो एमक्यूसी हम लोग 5th सेमेस्टर में पढ़े थे, वहां पे टॉलरेंस, प्रिसिशन, एक्यूरेसी के ऊपर चैप्टर है, उस वहां से हम लोग वाल्व फिटिंग एंड परमिसिबल क्लियरेंस के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट सीलिंग अरेंजमेंट, सीलिंग अरेंजमेंट के मतलब कितना मेरा प्रेशर है, कितना मेरा वाल्व साइज है, कितना मेरा शाफ्ट का साइज है, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग सीलिंग अरेंजमेंट को हम लोग रेट कर सकते हैं। एंड लीकेज एंड रिजल्ट प्रेशर ड्रॉप, देखो अगर सीलिंग अरेंजमेंट मेरा स्ट्रांग नहीं होगा तो लीकेज तो मेरा ऑब्वियसली होगा, और जब लीकेज हो जाएगा तो फ्लूइड के अंदर जो एनर्जी मेरा रहता है वो एनर्जी मेरा रिड्यूस हो जाएगा, इसका मतलब प्रेशर मेरा ड्रॉप होगा। तो दैट्स व्हाई इट इज टेकन दैट रिटन दैट लीकेज एंड रिजल्ट प्रेशर ड्रॉप, मतलब सीलिंग अरेंजमेंट मुझे बहुत अच्छे से रेडी करना पड़ेगा, सीलिंग अरेंजमेंट मुझे बहुत अच्छे से टाइट सीलिंग देना पड़ेगा इस डीसीबी के अंदर, ताकि ये लीकेज ना हो, और जब लीकेज नहीं होगा तो प्रेशर भी मेरा ड्रॉप नहीं होगा। प्रेशर ड्रॉप अगर नहीं होगा तो जो फ्लूइड एनर्जी लेके यहाँ पे एक्चुएटर में सिग्नल प्रोड्यूस करता है और जो मोशन मेरा यहाँ प्रोड्यूस होता है वो भी मेरा कम नहीं होगा। तो ये 8 पॉइंट, ये 8 पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द ऑपरेटिंग मेथड्स एंड पैरामीटर्स। ऑपरेटिंग मेथड, ऑपरेटिंग मेथड में क्या है, क्योंकि डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को चलाने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ तो बाहर से इनपुट देना पड़ेगा। तो वो क्या क्या इनपुट हो सकता है, फर्स्ट वन इज मैन्युअली, सेकेंड वन इज मैकेनिकली, third one is hydraulically, fourth one is pneumatically, fifth one is electrically, sixth one is electropneumatically, seventh one is hydraulically, and last one is remote control। जैसे हम लोग टीवी देखते हैं ना, टीवी को रिमोट से हैंडल करते हैं, तो रिमोट कंट्रोल से भी डीसीबी चलता है। तो these are the 8 operating methods for continuing or for starting the directional control valve। first one is manually means मान लो यहाँ पे पुश बटन है, मैं अगर इसको मैन्युअली पुश करता हूँ तो ये वर्किंग करना शुरू करेगा।
सेकंड इज मैकेनिकली। मैकेनिकली मतलब हम लोग अगर यहाँ पे कोई लिंक अगर अप्लाई करते हैं, मान लो यहाँ पे इस तरीके से एक लिंक अप्लाई करते हैं, तो एक लिंक के द्वारा भी हम लोग मैकेनिकली इस डीसीबी को हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोलिकली, हाइड्रोलिकली मतलब फ्लूइड को यूज करके हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेटिकली, एयर को यूज करके हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकली, कोई इस डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के स्पूल वाल्व या प्रॉपेट वाल्व, कोई भी वाल्व हम लोग यूज करते हैं, स्लाइडिंग स्पूल या रोटरी स्पूल या तो पॉपेट, कोई भी वाल्व अगर यूज करते हैं, उसके बाहर में अगर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर हम लोग यूज करते हैं और उस सर्किट से अगर हम लोग इसको अगर ऑपरेट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड डीसीबी, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। इलेक्ट्रोन्यूमेटिकली हम लोग इलेक्ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, एयर भी यूज करते हैं, दोनों अगर कंबाइंडली यूज करते हैं तो इसको इलेक्ट्रोन्यूमेटिकली। इलेक्ट्रोहाइड्रोलिकली मतलब अगर इलेक्ट्रिक भी यूज करेंगे और हाइड्रोलिक भी यूज करेंगे, मींस फ्लूइड भी यूज करेंगे या लिक्विड यूज करेंगे उस डीसीबी को आई मीन कभी स्टार्ट करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोहाइड्रोलिकली। एंड लास्ट वन इज रिमोट कंट्रोल। जैसे मैंने बोला थोड़ी देर पहले कि टीवी जैसे हम लोग रिमोट से चेंज कर चलाते हैं, कोई गाड़ी है जैसे रिमोट में चलाते हैं, तो ये डीसीबी भी रिमोट कंट्रोल होता है, लेकिन उसके लिए बहुत हाई फ्लेवर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेटअप लगता है इसको रिमोट से चलाने के लिए। बट बेसिकली इंडस्ट्री में हम लोग हमेशा मैकेनिकली, हाइड्रोलिकली और न्यूमेटिकली और इलेक्ट्रिकली, ये 4 पॉइंट 2 3 4 5 ये 4 ऑपरेटिंग मेथड हम लोग यूज करते हैं डीसीबी डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को चलाने के लिए। ओके, सो मेरा मैं ये सारा चीज के ऊपर नोट्स दे दूंगा, वो नोट्स को स्टडी करना और उस नोट्स के साथ रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है तो मुझे ये उसके बारे में सवाल पूछना, राइट। तो नाउ आई एम कंक्लूडिंग माय क्लास and thank you for attending my lecture and have a nice day, stay home, stay safe, thank you।